हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों ये क्लास है हमारी प्री क्योर की। दोस्तों प्री क्योर में जैसे कि आप सभी जानते हैं हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। आज इकोनॉमी का डे है तो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। दोस्तों बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं इकोनॉमी के। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप जान लीजिए कि जीएस पूरा एंटायरली कवर्ड है हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर दोस्तों आपको अपडेशन चाहिए प्री क्योर देखते रहिए। अगर कुछ टेस्टिंग चाहिए प्रीमिक्स देख सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को भी अवेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूं रैपिडली करें। दोस्तों जैसे रिसेंटली कोविड आया, कोविड के चलते बहुत से जो सरकार का रेवेन्यू को लॉस हुआ, सरकार जीएसटी इतना इकट्ठा नहीं कर पाई, तो उसके कारण बहुत सी स्टेट्स ऐसा कह रही हैं कि हमें कॉम्पनसेट कीजिए। आपने वादा किया था कि इन केस अगर जब जीएसटी को रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा तो आप हमें कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि हम पहले बहुत पैसा कमाते थे, स्टेट कहती हैं ऐसा। तो लेकिन अब जो जीएसटी आने के बाद हमारा जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हुआ टैक्स के, आपने कहा था कि एक हम कॉम्पनसेशन एक फंड बना रहे हैं, उसमें से कॉम्पनसेट करेंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल सही है बात कि सर जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक कॉम्पनसेशन सेस भी लगाया हुआ है। दोस्तों कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है? डीमेरिट गुड्स पे लगाया जाता है। डीमेरिट गुड्स कौन से? जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ऑटोमोबाइल्स हैं जो कि बहुत पोल्यूशन करती हैं, तो उन पर एक एक्स्ट्रा एक टैक्स लगाया जाता है। टैक्स पर टैक्स, इसको सेस कहा जाता है। तो दोस्तों उसके तहत सरकार जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड इकट्ठा करती है। एंड स्टेट्स जिन्होंने कहा था, जिनको कंसर्न था कि उनका पैसा कम हो जाएगा लॉन्ग टर्म में जीएसटी के चलते, उनको कॉम्पनसेट करती है। ठीक है, ये बात भी बढ़िया है बहुत। तो सरकार उनको तो कॉम्पनसेट करती है यूनियन गवर्नमेंट। तो लेकिन अभी जो कोरोना के चलते तो हुआ क्या, दोनों ही लेवल पर जो स्टेट्स को नुकसान हुआ। पहला लेवल क्या था कि जो सामान बिकना कम हो गया, नॉर्मल जीएसटी कलेक्शन भी कम हो गया। एंड देन उसके बाद जो नॉर्मली वो अपना टैक्स इकट्ठा करती थी स्टेट्स 2015-16 से पहले, वो वाला टैक्स कलेक्शन से भी नीचे आ गया बहुत ज्यादा। एंड दैट मींस कि अब उनमें शॉर्टफॉल भी आ गया। ठीक है, एक तो जो हमारा जीएसटी इकट्ठा नहीं हुआ एंड देन शॉर्टफॉल भी आ गया। तो सेंटर ने कहा कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अगर शॉर्टफॉल जो है, जो हम अभी कॉम्पनसेशन सेस से तो आपको नहीं दे पाएंगे, तो अभी आप क्या कीजिए, आप मार्केट से बोरो कर लीजिए। ठीक है, मार्केट से बोरो करने के लिए कहा है उन्होंने। तो दो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में वैसे इतना डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको ब्रॉडली समझाता हूं। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में है क्या कि एक जैसे अगर ओवरऑल देखें जो जीएसटी का पूरा सारी स्टेट्स का मिलाकर 2.5 लाख करोड़ के आसपास की कमी आ गई है। ठीक है, एंड देन अगर शॉर्टफॉल देखें जितना आना चाहिए था और लेकिन कितना आया, तो उसमें अगर हम शॉर्टफॉल देखें ओवरऑल, जो कि नॉर्मल जैसे 2015-16 से पहले भी ना जो हमारी स्टेट्स इकट्ठा करती थी पैसा, एंड जीएसटी के कंपैरिजन में देखें तो 97,000 करोड़ रुपीस की यहां पर जो कमी है। तो जो सेंटर कह रही है कि हम आपको 97,000 करोड़ रुपीस आप बोरो कीजिए मार्केट से। ठीक है, एंड जो ये 2.5 लाख करोड़ की बात ना कीजिए, क्योंकि ओवरऑल ही अगर हम देखें जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ तो हम कहां से दे दें। एंड लेकिन जो आपका प्रीवियस लेवल था उससे कितना नीचे आ गए, तो वो 97,000 करोड़ रुपीस है जो शॉर्टफॉल इसको कहा जाता है। तो आप शॉर्टफॉल मार्केट से बोरो कर लीजिए। एंड हम लॉन्ग टर्म में कॉम्पनसेशन सेस से पैसा निकालकर इसको हम सेंटर कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे इसको पूरा पे करने में, इसका प्रिंसिपल भी और इसका इंटरेस्ट भी। तो अब जो लेकिन स्टेट्स कह रही हैं कि चलिए ठीक है बात आपकी, लेकिन एक काम कीजिए, जैसे पंजाब वेस्ट बंगाल कह रहे हैं कि मार्केट से आप ही बोरो कीजिए। सेंटर को कह रहे हैं आप बोरो करके हमें दे दीजिए, अपने आप ही पूरा करते रहिएगा। तो लेकिन सेंटर कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम इतना सारा पैसा अगर एक ही बॉडी उठा के ले जाएगी, जो यूनियन गवर्नमेंट अगर उठा के ले जाएगी, तो मार्केट में जो पैसा एक इंसान को देने के कारण होगा क्या, जो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा सडनली बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सडनली बहुत ऊपर। अगर डाइवर्सिफाइड कभी कोई एक स्टेट उठा रहा है, कोई दूसरा स्टेट उठा रहा है, तो वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। डाइवर्सिफाइड में जो थोड़ा इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिव होने का नीचे आएगा। लेकिन अगर सारा का सारा अगर यूनियन गवर्नमेंट उठा लेगी, तो यूनियन गवर्नमेंट को जैसे मान लीजिए पहला, जैसे सिंपल सी बात होती है ना कि अगर आपने पहला अगर कुछ पैसा उधार उठाया, उसके बाद और उधार उठा रहे हैं आप, और एक्स्ट्रा उठाते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका एक ही इंसान को बोरो जब करते रहेंगे आप, जो एक ही इंसान को उधार देते रहेंगे, तो कीमत बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है ना। अगर उस इंसान ने वापस नहीं किया, सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। अभी जब डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो थोड़ा रिस्क कम रहता है। तो इसीलिए सेंटर कह रहे हैं कि मार्केट में जो यील्ड है बहुत हार्डन हो जाएंगी, इसी कारण हम नहीं उठा सकते। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत शूट अप कर जाएगा, इसलिए आप सभी मिलकर उठाइए, देश का भी उसमें फायदा है। तो सेंटर ने ये लॉजिक दी है। सेंटर ने कहा है कि इसीलिए आप इसी पर काम कीजिए एंड अकॉर्डिंगली। तो झारखंड वाज द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन इन, झारखंड हैज आल्सो ज्वाइंड इन रिसेंटली। एंड जो अकॉर्डिंगली सेंटर ने थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कहा है कि जो भी आपकी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी,
तो उस जीएसडीपी का आधा % आप एक्स्ट्रा उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जो सेंटर होता है वो लिमिट लगाता है, सेंटर ने एक एक्ट पास किया हुआ है एफआरबीएम एक्ट, जिसके तहत स्टेट्स पर एक लिमिट है कि उसके बियॉन्ड वो मार्केट से बोरो नहीं कर सकते। सेंटर ने कहा कि हम आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, उसमें 0.5% आप और बोरो कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। कोरोना के चलते जो शॉर्टफॉल हुआ है, हम इसको एफआरबीएम की वायलेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सेंटर ने कहा था, उसके बियॉन्ड भी अगर सेंटर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में भी हमने आपको 1.25 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा स्पेशल एक विंडो भी ओपन करवाई थी आरबीआई में, जिसके तहत आप और बोरो कर सकते थे। तो सेंटर कह रहा है हमने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं ताकि आपके जो लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हुआ है वो पूरा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये बस वो है कि सेंटर कह रहा है कि हम जीएसटी हम नहीं पे कर सकते, मार्केट से बोरो कर लीजिए। चलिए ओके, तो नेक्स्ट एक हमारे पास नीति आयोग ने भी रिसेंटली बात करी फैंटेसी स्पोर्ट की। क्यों फैंटेसी स्पोर्ट का दोस्तों, आप देखते हैं ना टीवी पे बहुत सारी एड्स आती हैं कि अपनी टीम बनाइए, देखिए टीम आपकी जीतती है कि नहीं जीतती। तो जो आप ऑनलाइन मोबाइल फोन पे एप्स वगैरह यूज करके, जो गेमिंग एप्स होती हैं, उसमें अपनी टीम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया, कि अगर आपकी टीम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हुए या नहीं हुए, है ना। जो रियल में जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उन्हीं को आप अपनी टीम में डालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो प्लेयर चुनते हैं वो टीम में, जो आपकी जो मोबाइल की टीम में होते हैं, वो रियल टीम में नहीं खेलते, तो आपको थोड़ा नुकसान भी हो जाता है कि आपको इतने पॉइंट्स इकट्ठे नहीं होते, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि भारत अब सबसे बड़ी मार्केट बन गया है दुनिया का, जहां पर फैंटेसी स्पोर्ट, मतलब जिसमें जो लोग पैसा भी लगा रहे हैं और एक तरह से पैसा कमा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो इसलिए जो फैंटेसी स्पोर्ट हो रही है, वो इसको नीति आयोग ने कहा है, इस पर एक रिपोर्ट निकाली कि एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका जो ऐसा होता है कि थोड़ा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, या फिर जो ऐसे उनको पता नहीं होता कि इसमें जो रियल टाइम में पैसा लग रहा है। तो अकॉर्डिंगली तो कहते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए एक हमें जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, सेल्फ रेगुलेटरी मतलब जो ये फैंटेसी स्पोर्ट वगैरह जो चला रही है कंपनीज, इन्हीं की जो कुछ लोग होंगे वेरियस कंपनीज में से, जैसे हमारे मीडिया में होता है, मीडिया में बहुत सारे ऐसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं। जब मीडिया में अगर कुछ गलत कोई चीज होती है तो सरकार उसको जो सेंश्योर नहीं करती, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वही उनको सेंश्योर करती हैं। तो भारत पर भी यही जो कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह ऑपरेटर्स हैं, यही मिलकर ही कुछ ऐसी एक बॉडी बनाए, ठीक है। तो अब कुछ स्टेट्स में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे हमें डालने की कोशिश की है कि किस स्टेट ने रेगुलेट किया हुआ है, किसने ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है, कौन सी जैसे नागालैंड, सिक्किम है, वो प्रमोट करती हैं कि यहाँ पर आप स्पेशल लाइसेंस ले लीजिए एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पे हमारे स्टेट में बना सकते हैं। ओके, देन दोस्तों जो हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और हमारी एनबीएफसीज होती हैं, तो आरबीआई ने कहा है कि हम थोड़ा इसकी जो ऑडिटिंग नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा और चाहते हैं बढ़ाना, ठीक है। और जो इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बैंक्स रहते हैं, जैसे जो हमारा अगर हम यूसीबीज की बात करें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये दो तरह से रहते हैं रेगुलेटेड, ठीक है। दो तरह से मतलब एक आरबीआई कुछ इनको रेगुलेट करता है और एक कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आरबीआई जैसे इनका लाइसेंस इशू करता है और इनको जो बताता है कि आपने कैसे बढ़िया तरीके से काम करना है ना, कि सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स, जो एडिक्वेसी, जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एटसेट्रा, ये आरबीआई बताता है। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो बताता है कि कैसे आपकी मैनेजमेंट इलेक्ट होगी, कैसे आपकी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर चलेंगे। तो ये डुअल कंट्रोल चलता है। तो डुअल कंट्रोल को जो अगर आरबीआई कह रहा है कि अगर डुअल कंट्रोल जब तक है, हम चाहते हैं कि और बेहतर तरह से चला पाएं, एंड जब तक ये डुअल कंट्रोल चला नहीं जाता, सरकार इसके एक्ट वगैरह नहीं बदलती, तब तक हम चाह रहे हैं कि इसको और बेटर करें। तो उसी के लिए आरबीआई ने जो नॉर्म्स निकाले हैं ताकि इंटरनल ऑडिट और स्ट्रांग हो सके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। क्योंकि एकदम से जैसे हमने देखा था ना पीएमसी बैंक में, जो एकदम सडनली जो वहां पे वो लगा दिया गया ताला, एंड जो बहुत सारे लोगों का पैसा अटक गया। तो इसी कारण से जो हमारे आरबीआई ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि ओवरऑल की अगर ये जो हमारे जो अर्बन जो हमारे जो ये बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अगर अच्छे से काम करेंगे तो ये मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट इतना सारा पैसा होता है इनके पास। तो ये इनको हम जैसे अगर हम चाहते हैं, आरबीआई कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज एंड एमएसएफ एटसेट्रा वगैरह में भी पार्टिसिपेट करें, जिनको जो शॉर्ट टर्म मनी है ना, शॉर्ट टर्म मनी जो उधार लेनी है इनको, जिसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं, उसमें भी चाह रहे हैं ये पार्टिसिपेट इनको और अग्रेसिवली करवाना कहते हैं। लेकिन तभी कर सकते हैं जब इनके खुद के इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स बेहतर होंगे एंड एट पार्स होंगे, ठीक है। अभी यहां पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। जो अभी जो हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें जो मेंबर्स रहते हैं, जो उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो उनको चलाते हैं, तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो देखिए कौन है दोस्तों, वो जिन्होंने उधार लिया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने उधार, बोरोवर्स मेंबर है, नॉट द डिपॉजिटर्स। तो उल्टी यहां पे देखे ना गंगा बह रही है थोड़ी सी, कि जिन्होंने पैसा जमा कराया हुआ है उनकी कोई से नहीं है, लेकिन जो उधार ले रहे हैं उनकी ही सभी से है। तो इसलिए जो आरबीआई इसीलिए बोल रहा है कि थोड़ा यहां पर जो दिक्कत की बात हो जाती है, अगर हमें इनको डेवलपमेंट फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस का दर्जा देना है। और डीएफआई दोस्तों क्या होते हैं? डीएफआई जैसे आप जैसे जानते हैं ना, वर्ल्ड बैंक है दुनिया में, जैसे वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंटल फाइनेंस देता है कि जिससे दुनिया का भला होगा, जिससे लोगों का डेवलपमेंट होगा, वैसा वाला पैसा, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ताकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा जो इसको ग्रोथ मिले एंड लोगों को जॉब्स वगैरह मिले। तो डीएफआई स्टेटस भी चाहते हैं दिलाना किसको? आईआईएफसीएल एक्सेट्रा जो हमारे ना देश में, जैसे एक भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई थी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईआईएफसीएल, ठीक है, 2006 में सेटअप की गई थी। एंड इसको सरकार जो अभी ना इसी से जुड़ी हुई खबर जो हम पहले देख रहे थे कि सरकार चाह रही है कि ना कि मार्केट को और इंटीग्रेट और थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। तो इसीलिए अब यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि इसको डीएफआई का टैग देना पड़ेगा। डीएफआई का टैग मिलते ही बहुत सारी जो और सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जो हमारे जैसे आईआईएफसीएल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, बहुत सारी सेटअप की गई थी। इनफैक्ट दोस्तों पास्ट में आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई जो भी बैंक बन गए, ये पहले डीएफआई थे, ये सेक्टर स्पेसिफिक डीएफआई थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली इतने बड़े हो गए ये कि इनको बैंक्स बना दिया गया। अभी भी बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स जैसे डीएफआई चलती हैं। नबार्ड चलता है ना, नबार्ड आपको जैसे पता है आपको कि नबार्ड आपका जो एग्रीकल्चर में के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस दे रहा है। जो हमारा एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी डेवलपमेंट फाइनेंस दे रहा है ना। तो ऐसे अब आईआईएफसीएल की अगर हम बात करें तो ये भी जो सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। सरकार ने भी रिसेंटली इसको रिकैपिटलाइज भी किया था, सरकार ने इसमें और पैसा डाला है ताकि जो डेवलपमेंटल जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के दौरान सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। तो इसलिए अब सरकार चाह रही है कि जो हमारा जो आईआईएफसीएल है इसमें बहुत अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करे एंड अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो इंफ्रा को फैलाए। ओके दोस्तों, यहां पर अब थोड़ा एक क्विक सा एक देखते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमेशा न्यूज में रहता है। तो वो कह रहे हैं जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके बारे में जैसे आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि जो किसके अंडर आता है, ये दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। एंड देन ठीक है, तो यहां पर जैसे बताया हुआ डीएफसी के बारे में कहा हेडक्वार्टर्ड है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक ये पीएसयू की तरह काम करता है, लेकिन एक ये हमारा कौन सा, ये एक स्पेशल एंटिटी है, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि एक स्पेशल काम कर रहा है। देखो रेलवेज तो बहुत सारे काम कर रही है ना, लेकिन रेलवेज में फ्रेट है ना, माल भाड़ा जो हमारा जो माल आ रहा है जा रहा है यहां से वहां, तो उसके लिए एक फ्रेट के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। सिर्फ जैसे कि इन ट्रेन लाइंस पर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो माल गाड़ियां चलेंगी एंड बहुत तेजी से चलेंगी, 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकालने की ट्राई करनी है यहाँ पर, ठीक है। एंड रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है। ये बात जरूरी जाननी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एंड देन कि आप सोच सकते हैं ना इंफ्रा मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। तो हमारे जो दो जो बनाए गए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जो वेस्टर्न वाला है कहां से कहां तक जाता है, वो जैसे जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई से, जो दादरी इन यूपी, एंड जो उसके बाद ईस्टर्न डीएफसी है वो पंजाब में साहनेवाल से लेके दानकुनी इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ चीजें अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे तो अकॉर्डिंगली अब जैसे और भी कुछ हमारे जो कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे कॉस्ट कॉरिडोर्स हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि हमारे रैपिडली हमारे देश में सामान यहां से वहां जाए। ओके देन दोस्तों कि अब जो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक है, थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है कि ना। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म की बात हो रही है, जैसे अब हमको मेंस में सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे हम सरकारी पैसे को और बेहतर तरह से मैनेज करें। तो उसके लिए यहां पर जो एडीबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, एडीबी ने यहां पर कहा कि कैसे हम आपकी जो पूरी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम चाहते हैं ताकि ई गवर्नेंस थोड़ी और बेहतर हो जाए। तो ये उसके पर्टिकुलरली रिस्पेक्ट में एक यहां पर टॉपिक है, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर बात यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पर सिंपल सा आपको आइडिया जो समझना है वो यही है कि हमें, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से करनी होगी ताकि जो सरकार पैसा लगा रही है, सरकार को पता चले कि ओवरऑल उस पैसे का कितना फायदा हुआ लगाने का, ठीक है। जैसे कि कितना पेंशन और प्रोविडेंट फंड वगैरह में गया, कि लोगों को जो सोशल प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली, ठीक है, कितना जेंडर को फायदा हुआ कि अच्छा ये पैसे लगाया था इसमें हमने जो विमेन को इतना फायदा हुआ एक्सेट्रा, टैक्स पेमेंट कितनी अच्छी हुई या नहीं हुई, रेवेन्यू कलेक्शन क्या चल रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम, इसका जो एडीबी ने जो प्रोग्राम चलाया है जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का, वो डेटा कलेक्शन को और बेहतर बनाने की बात की जा रही है। एडीबी के बारे में भी जान सकते हैं क्विकली, कब गठन हुआ था, कहां हेडक्वार्टर है, एंड जो कौन सा इसका जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जापान लार्जेस्ट है, देन फॉलोड बाय यूएसए। ओके ठीक है दोस्तों, तो अगले यहां पर आते हैं कि लॉटरीज पर हमारे, जैसे यूपीएससी ने हमसे बहुत बार पूछा है कि कौन सी चीज पर कितना जीएसटी है, तो क्या लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग इस पे जीएसटी लगता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का केस था, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि सर हम तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि वी आर ओनली अ पीस ऑफ पेपर, जो लॉटरी वाले कहते हैं हम पर क्यों लगा रहे हो आप, हम तो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, जिसके पर्ची निकलेगी बाहर उसको पैसा मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं सर ऐसा, जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया इस लॉजिक को और कहा कि आप पे जो टैक्स लगता है वो लगता ही रहेगा।
रहेगा, ठीक है। तो वो टैक्स लगता रहेगा, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो सेंटर ने जो इवन की जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। ओके, ठीक है दोस्तों। तो अब उसके बाद जो अब हमारा रूरल जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उन पे मैंने आपको जैसे बताया कि सरकार चाह रही है कि उनको थोड़ा और एक्टिवली परसू कराया जाए, मार्केट में जो पार्टिसिपेट कराया जाए, उनको अगर शॉर्ट टर्म अगर लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए एमएसएफ की जो सुविधा अवेलेबल कराई जाए। एंड अकॉर्डिंगली जैसे अभी से अब जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी तो आरबीआई ने टीएलटीआरओ जो होता है ना, जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से जो रेपो अदरवाइज शॉर्ट टर्म होती है बहुत, तो लॉन्ग टर्म रेपो सरकार ने जो आरबीआई ने चलाई थी 3-3 साल के लिए। तो ये सभी चीजें अब जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उसको भी परमिट किया जा रहा है कि आप भी आइए, ठीक है। आप इसमें पैसा बोरो भी कर सकते हैं एंड पैसा उधार भी दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस, अगर आपके पास लिक्विडिटी है, उधार भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने इसे कामर्स कमेटी बनाई थी, तो उसने कहा था कि 26 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम जो टीएलटीआरओ के अंदर आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप बैंक्स या फिर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एजेंसीज को मत इसको टारगेट कीजिए, इसके सिवा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये चाहिए होगा फाइनेंस। तो कामत कमेटी की रिपोर्ट मानते हुए अब रीजनल रूरल बैंक्स को भी अलाउ किया जा रहा है, टीएलटीआरओ एक्सेट्रा। तो एफएटीएफ के बारे में क्विक, यहां पर एफएटीएफ इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूपीएससी ने बहुत टाइम से सवाल नहीं पूछा। तो एफएटीएफ की यहां पर जो मीटिंग हुई थी वही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है ना, आप इसको देख सकते हैं, एंड फाइनेंशियल टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। तो उस मीटिंग के जो चलते यहां पर जो बात की गई है वो यही की गई है कि हमें एडवांस्ड एनालिटिक्स चाहिए, और हमें जैसे कि क्या क्या हमारे जो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर ऑनलाइन आप देखें तो कितनी सारी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो वो टेक्स्ट के थ्रू हो रही है ना तो वॉइस है, वो ना कुछ है। अगर आप फेसबुक वगैरह पे कुछ पढ़ते हैं नेट से तो उसमें आपको वॉइस और वीडियो नहीं देखने को मिलता, बहुत बार सिर्फ लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। तो टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए कि अगर कोई पैसा को यहां आदान प्रदान कर रहा है एंड जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है कि इलीगल पैसा ट्रांसफर वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए हम किस तरह से हम जो नए नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें एंड एट द सेम टाइम प्रिवेसी भी बनी रहे, है ना, कि ऐसा ना हो कि पैसा हमारा जो चुरा लिया जाए। एंड देन जो पूरे इस एनालिटिकल प्रोसेस को, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। सिक्योरिटी इश्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए जो स्ट्रैटेजी, ब्रॉडर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है जो एफएटीएफ की, कि कैसे आप जो रिस्क को बेटर समझें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस पर काम करें, ये सब चीजों पर एफएटीएफ ने रिसेंटली ही मीटिंग करी और इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में सवाल देखने को मिल सकता है इस पर। एंड एफएटीएफ के बारे में कि जो हमारी कब इसका गठन हुआ था एंड इसकी जो 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन आता है एंड जो साल में कितनी बार एफएटीएफ की जो बॉडीज मिलती हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी साल में 3 बार मिलती हैं, ठीक है। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ओके, देन फार्मर्स के प्रोटेस्ट की बात हो रही है। फार्मर्स जो हमने इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के डाला है दोस्तों, व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो का जैसे अगर आपने सिंपली सर्च करना है व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग प्लस स्लीपी क्लासेस डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं। एक 43 मिनट्स का डिटेल्ड वीडियो है जो सारे एक्ट्स के बारे में बताता है कि फार्मर्स की किस बात पे जो नाराज हैं, किस बात पे खुश हैं, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स सब बात करता है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था विवेक कौल जी का, हमने इसको डिस्कस किया था कि भारत की किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली फार्मर्स उसको कैसे जो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं एंड देन की कैसे हमारे जो एमएसपी कैलकुलेट की जाती हैं कि A2 क्या होता है, A2 प्लस FL। दोस्तों ये ना सिर्फ मैं आपको चाह रहा था कि ना ये जो चीजें न्यूज में रहती हैं इन पर आप नजर बनाए रखें। दोस्तों हमारा एक अगर आपको ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है जो क्रॉप, एमएसपी एटसेट्रा वगैरह पर सारी की सारी जो ये स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट एटसेट्रा ये सब डिस्कस की हुई है। एक आपने जो चीज क्या करनी है, आपने जाकर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो यूपीएससी की जो हमारी जो स्लीपी क्लासेस की जो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपने मेंटरशिप बैच की बात देखनी है। मेंटरशिप, ठीक है दोस्तों, मेंटरशिप बैच है जो उसमें इकोनॉमी का आपने मेंस वाले देखने हैं, उसमें 10 लेक्चर्स हैं इकोनॉमी मेंस, तो आप इनको देखना शुरू कीजिए। मेंटरशिप बैच में इकोनॉमी मेंस, उसमें दोस्तों हर साल हमारे वहां पर जो क्वेश्चन इको के पूछे जाते हैं वो ये 10 लेक्चर, थोड़े बड़े लेक्चर हैं, 1-1.25 घंटे के, ये 10 लेक्चर ही इतने डेंस, इतने ज्यादा यहां पर कन्फाइंड इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये इसमें से सभी के सभी क्वेश्चन हम आंसर कर पाते हैं। तो आप जाके इसको देखिएगा। एमएसपी पर भी हमारा इको मेंस में मेंटरशिप पे एक लेक्चर है, सभी जो A2 प्लस FL, C2 एटसेट्रा हमने सब डिस्कस किया वहां पर। तो मैं आपको चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू थोड़ा गाइड करना भी कि आप वहां पर जाकर अपने और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और बहुत से जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको भी अपग्रेड कीजिए।
एंड कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन उसके बियॉन्ड अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम आपको उसमें वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आपको हम टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट को आप अपना एनालाइज कीजिए। वीडियो सोल्यूशन में जो हम क्विक डिस्कस करते हैं कि कौन से पेपर को कैसे बेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि देखो बहुत बार पेपर में ऐसा होता है ना, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, हमें छोड़ने होते हैं। कई सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं बिल्कुल ही आसान है, हमें बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, तो उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे एक एक सवाल को उठाकर इसमें इसको क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वैसी वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी डिस्कस की जा रही है हर एक पेपर की, जिसमें आपको बेस्ट अटेम्प्ट कैसे निकालना है हर एक टेस्ट का, उसकी बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर देख सकते हैं। उसके बियॉन्ड बहुत से फ्री इनिशिएटिव है। मैड मेंस का सवाल डिस्कस हो रहा है, प्री क्योर हम प्री की जो डिस्कस कर रहे हैं सारे करंट अफेयर्स, एंड देन प्री मिक्स हम प्री के सवाल डिस्कस कर रहे हैं शाम को। ये सब चीजें चल रही हैं। इंटायर जीएस कवर्ड है, सोशियोलॉजी कवर्ड है, तो फायदा उठाइए दोस्तों। वेबसाइट भी है हमारी sleepyclasses.com, वहां पर जाकर आप डाउनलोड सेक्शन में हमारे इन सभी जो चीजों का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत तेजी से इसको कवर किया और मैं चाह रहा था कि आपके साथ ये जो बात की जाए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।